नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। मैं एक नॉलेज प्रोवाइडर हूं और साथ में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज हम लोग रिटायरमेंट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, जहां पर हम लोगों ने रिटायरमेंट के लिए हम लोगों ने आज से क्यों प्लान करना है इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही रिटायरमेंट कॉर्पस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें एक्सेल शीट पे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ये दो विषय पे ये मेरा वीडियो रहेगा। रिटायरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं, उस विषय पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये दो ही विषय पे हम लोग आज बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने रिटायरमेंट पे क्यों ध्यान देना है। तो रिटायरमेंट में कैसा है कि बहुत सारे कारण रहते हैं। इनमें से 4 या 5 कारण मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा यदि आपको रिटायरमेंट करने के लिए कोई और कारण मिलता है तो डेफिनेटली वो आपका इंडिविजुअल रीजन हो सकता है। बट रिटायरमेंट के लिए तो हर एक इंसान ने प्लान करना चाहिए। तो होता कैसा है, नॉर्मली नो पेंशन, तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन। कि कहीं पे भी आप जॉब करते हो या फिर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, हर एक जगह पे जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक डिफाइंड बेनिफिट जो हम लोग बात करते हैं पेंशन के रूप में मिलता है, वो पेंशन हमको नहीं मिलता है। तो ये एक पॉइंट है हमारे लिए। और दूसरा पॉइंट जो है लाइफ, जो है वर्किंग लाइफ में इसको लिखूंगा। तो वर्किंग लाइफ हैज बिकम मोर स्ट्रेसफुल, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। बेसिकली काम करने का तरीका, काम करने का समय जो है काफी बदल गया है आज के समय में। आप और मैं, जब यदि आप बेसिकली 15-20 साल पहले की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको 9 से 5 तक का समय ही नॉर्मली काम करने के लिए ये समय रहता था। आज बेसिकली दिन में हम लोग 10 से 12 घंटे कंटिन्यूसली हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पेंडेमिक के सिचुएशन में तो और ज्यादा समय भी लोगों ने काम किया है। तो स्ट्रेस बढ़ गया है। भले ही हम लोग हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, बट जो काम का जो बर्डन है, जितने भी समय हम लोग काम करते हैं उसका बर्डन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट का भी सोच रहे हैं। तो कुछ बेसिकली हमारे पेरेंट्स से हम लोग अगर बात करेंगे तो कोई भी ये अर्ली रिटायरमेंट का कभी ध्यान करते ही नहीं थे। बट आइडियली जितने लोगों से भी मैं आजकल बात कर रहा हूँ तो रिटायरमेंट का एज कोई 45 बताता है, कोई 50 बताता है, कोई 55 बताता है, बट कोई 60 साल तक मैं काम करूंगा। ऐसे बहुत कम केसेस रहते हैं जो 60 साल तक भी मैं काम करूंगा ऐसा बात करते हैं। तो ये एक समस्या है। यदि आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इतना पैसा आपने जमा करना है कि आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए ये पैसा काफी यूज हो। तो डेफिनेटली ये एक समस्या है और इस पे हम लोगों ने ध्यान देना है। अगला अगली पॉइंट जो है, लाइफ स्पैन हैज इंक्रीज्ड। ये कैसे है, क्योंकि कुछ समय पहले हुआ कैसे करता था कि ऐसा कोई एक जो डिसीज की बात करते हैं, तो डिसीज अगर हमारे बॉडी में आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है। तो आज के दिन अगर किसी को कुछ समस्या अगर बॉडी में आ जाती है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है। तो ट्रीटमेंट के वजह से जो है लाइफ स्पैन लोगों की बढ़ रही है। तो बेसिकली सही समय पे अगर ट्रीटमेंट मिलता है इंडिविजुअल पर्सन को तो इस पॉइंट पे लाइफ स्पैन जो है बढ़ जाती है। तो ये एक पॉइंट है। और इसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत क्रूशियल रहता है।
हमारे पूर्वज जो है थे सब लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। तो जॉइंट फैमिलीज में होने के वजह से जो है एक खर्चे जो है पूरा ओवरऑल ऐड कर दो तो वो बेसिकली खर्चा बहुत मतलब वो एक कलेक्टिव, अगर घर पे 4 लोग हैं काम करने वाले, 4 लोग मिलके काम करते हैं और घर के खर्चे भी साथ में एक तरह से उसको किया जाता था। बट आज के समय में हर एक फैमिली का एक अलग वे है। जो लड़का जो है या लड़की जो है पेरेंट्स के साथ उतने समय ही रहती है जब तक वो एजुकेशन पूरा हो। एक बार जॉब मिल जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है दूसरे जगह जाना पड़ता है। उस वजह से होता कैसा है कि पेरेंट्स के लिए अलग खर्चे रहते हैं और बच्चों के अलग खर्चे रहते हैं। और एक बार शादी हो जाए तो डेफिनेटली एक अलग ही फैमिली रहेगी। तो पेरेंट्स और बच्चे जो है वर्किंग लाइफ में एक साथ नहीं रह पाते हैं, बहुत कम केसेस है। तो ये एक भी कारण है कि हम लोगों ने रिटायरमेंट पे क्यों ध्यान देना है। तो ये 4-5 पॉइंट्स मेरे हिसाब से काफी होने चाहिए हमारे लिए कि हम लोगों ने इसके ऊपर क्यों ध्यान देना है। तो रिटायरमेंट क्या इम्पोर्टेंस हम लोगों ने समझा है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट के साथ एक और चीज हम लोगों को समझना है कि इंडियंस डोंट प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट। क्यों? बेस्ड ऑन फ्यू एजम्पशंस। तो ये भी हम लोगों को समझना है कि हम लोग रिटायरमेंट इस क्यों नहीं करते हैं। वी बिलीव गारंटीड प्लान्स आर इनफ मीट माय रिटायरमेंट नीड्स। तो ये चीज एक एजम्पशन है कि गारंटीड प्लान्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे जो है रिटायरमेंट नीड्स पूरे हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस का जरिया अपनाते हैं, बैंक एफडीज का रुख अपनाते हैं, पोस्टल डिपॉजिट्स का रुख अपनाते हैं। तो ऐसे और बेसिकली पीएफ को देखेंगे तो नॉर्मली ये चारों में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये चारों पॉइंट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइडियली जो है आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जितना जरूरी है सिर्फ 30% इज एक्यूमुलेटेड बाय दीज गारंटीड प्लान्स। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है कि सिर्फ 30% पैसा जो है हमारा गारंटीड प्लान से एक्यूमुलेट होता है। बाकी का पैसा हम लोगों को हमारे तरीके से हम लोगों को देखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है गारंटीड प्लान्स। और ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रिटायरमेंट के कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहला हम लोगों को बात करना है आपका एज, योर एज। मैं आपका एज क्या है मैं उसको देखूंगा। तो एज देखेंगे हम लोग, मान के चले यहाँ पर मैं 40 समझू फ्रेंड्स। 40 अगर ज्यादा है तो मैं इसको 30 कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिटायरमेंट एज क्या होगा मेरा, मैंने रिटायरमेंट एज के लिए मैंने क्या प्लान किया है, मतलब कितने समय तक मैं काम करना चाहूंगा। तो एक एग्जाम्पल की तरह से हम लोग 55 ईयर्स हम लोग देखेंगे। वर्किंग लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, मैं कितने समय तक और मेरे पास समय है काम करने के लिए। तो ये 55 को मैं करंट एज से मैं अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास 25 साल और बचे हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर एक और बात हम लोग देखेंगे कि मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ आज के समय। तो बेसिकली इसके लिए 2-3 चीजें हम लोग समझेंगे। हमारी फैमिली हिस्ट्री पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे फैमिली में कितने लोग कितने समय तक जो है जिंदा रहते हैं। कोई कहता है 65, कोई कहता है 85, 90 तक भी जिंदा रहते हैं हमारे फैमिली में लोग।
तो इस हिसाब से आपका जो वर्किंग लाइफ है, तो दोनों को अगर आप मान के चलो तो आपका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता चलेगा। तो नॉर्मली 80 देख के चलेंगे हम लोग, 70 रहता है इंडियन स्टैंडर्ड्स में, बट मैं 80 के तरफ ध्यान दूंगा। तो 80 है, तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ स्पैन मेरा देखना पड़ेगा। तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ स्पैन के लिए क्या होगा, मैं ये 80 साल को मैं 55 साल से माइनस करूंगा, क्योंकि मैं रिटायर कब होने वाला हूँ, 55 साल में, और मुझे और कितना एक्सपेक्टेंसी है 80 ईयर्स। तो अगले 25 साल के लिए मेरा जो है रिटायरमेंट प्लानिंग मुझे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हम लोगों को समझना है कि एज वाइज हम लोगों को ये डिटेल्स हमारे सामने है। तो इसके अलावा अगली बात हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपका इनकम क्या है। मैं इसको मंथली इनकम लूंगा, महीने का कितना इनकम है। तो यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस लेता है, बट नॉर्मली मैं यहाँ पर आपको इनकम क्यों लेता हूँ मैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो आपका मंथली इनकम मान के चले आप 75,000 महीने का कमाते हो। तो मैं यहाँ पे 75,000 मंथली इनकम इसीलिए लेता हूँ कि मेरा जो है लाइफस्टाइल जो है कभी डिग्रेड नहीं होना चाहिए। मतलब मैं जिस स्तर से आज जिंदा हूँ और उस स्तर जिस स्तर से मैं अपनी जीवन को बिता रहा हूँ, उस स्तर से हिसाब से मेरा लाइफ स्टैंडर्ड जो है कभी डाउन नहीं होना चाहिए। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा मंथली इनकम के हिसाब से मैं उसको लेता हूँ। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद मैं हमेशा ये कभी मैं नहीं बोलता हूँ, इन्फ्लेशन रेट हम लोगों ने लेना है। इन्फ्लेशन रेट 6.5% मैं हमेशा कैलकुलेशन में लेता हूँ, क्योंकि एवरेज 20 साल का इन्फ्लेशन एवरेज कंटिन्यूसली आप देखोगे, 20, 15, 10 साल का एवरेज जो है 6.5% रहता है। तो ये मेरा इन्फ्लेशन रेट है। तो इसके बाद इनकम एट रिटायरमेंट एज, तो ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे ये क्या है इसका मतलब। तो रिटायरमेंट के समय पे आपका इनकम कितने तक होना चाहिए, जिस वजह से आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम ना हो। किसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज को अच्छे से समझिए। आज आप 75,000 महीने का कमा रहे हो, बट आपके जीवन में जो है खर्चे 6.5%, कुछ 10% से भी बढ़ते हैं। तो वो पॉइंट के हिसाब से हम लोगों को इनकम भी उस हिसाब से हम लोग मिनिमम इतने हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 75,000 इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा। ये इन्फ्लेशन क्या है मेरा, ये इन्फ्लेशन मेरा G31 हो जाएगा, सॉरी G33 हो जाएगा। और कितने साल है मेरे पास वर्किंग लाइफ, 25 साल। तो मैं इस हिसाब से जब कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या बता रहा है मुझे कि मेरा मंथली इनकम जो है टिल द टाइम मैं रिटायरमेंट लूँ, तो रिटायरमेंट के एज के समय मेरा जो है इनकम इतना होना चाहिए मंथली इनकम। तो ये पॉइंट हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये मेरा रिटायरमेंट के समय मेरे महीने के खर्चे के लिए मैं ये पैसा यूज करूंगा। तो ये पॉइंट मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि मुझे इन्फ्लेट करना ज़रूरी है मेरे इनकम को। सो उसके बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे। तो मेरा जो है रिटायरमेंट एज इस हिसाब से हो रहा है। अगला पॉइंट मुझे ये देखना है कि रिटायरमेंट के समय और रिटायरमेंट के बाद ये इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा मेरे सामने रहेगा। मतलब जितने टाइम तक मैं जिंदा रहूंगा उतने टाइम तक मेरे पैसे पे ये इन्फ्लेशन का जो है वो बादल मंडराते रहेंगे। तो ये एक मेरे लिए डेंजर है। तो मैं इसको रेड लिखूंगा। तो 6.5% मेरे लिए, मेरे पैसे के लिए
जो है एक डेंजर है। तो अब पॉइंट मेरा ये आता है कि इन्फ्लेशन के बाद मेरा ये इनकम हो रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे इसके ऊपर फैक्टर करना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट के बाद वाले समय के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे फ्रेंड्स कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने पैसे पे कितना रिस्क लेना चाहता हूँ और वो रिस्क कितना रिटर्न देगा मुझे। तो आज के समय पे अगर कोई बात पूछता है मुझे तो मैं उनको 7.5% बताता हूँ। तो 7.5% के हिसाब से मेरा पैसा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बढ़ेगा, और पोस्ट रिटायरमेंट जो मेरा इन्फ्लेशन रहेगा वो 6.5, वहां पर भी मैं उसको देखूंगा। तो ये दो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए मायने रखेंगे। तो होगा कैसा कि रिटायरमेंट के बाद आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट रेट के हिसाब से बढ़ते जाएगा, और आपके खर्चे जो है लाइफस्टाइल के खर्चे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन 6.5% से बढ़ता रहेगा। मतलब पैसा भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो दोनों को मुझे नेट नेट फैक्टर करना पड़ेगा। तो नेट नेट फैक्टर के लिए एक रहता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, ROR हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ROR के कैलकुलेशन के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रेट, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, और ये -1 करूंगा। तो ये मेरा जो है एक्चुअल रियल रेट ऑफ रिटर्न है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। मतलब मेरा पैसा भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो नेट एंड नेट मेरा पैसा जो है कितने परसेंट से भी बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसको मैं मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो मंथली के हिसाब से मैं इसको, इस पॉइंट को मैं डिवाइडेड बाय 12 अगर मैं करता हूं तो ये मेरा परसेंटेज बनेगा। तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा और डिजिट्स में अगर इसको मैं देखूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ मंथली बेसिस हो रहा है। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने रियल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने देखा है। अब मेरे कैलकुलेशन में क्या आएगा? मेरे कैलकुलेशन में ये आएगा कि रिटायरमेंट कॉर्पस क्या है। रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए मैंने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मुझे समझना है कि रिटायरमेंट कॉर्पस के समय मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा रिटायरमेंट एज जो है 55 साल का मुझे कंसिडर करना है। तो ये 55 साल का एज मुझे कंसिडर करना है। ये रेट ऑफ रिटर्न मुझे कंसिडर करना है क्योंकि मेरा पैसा रिटायरमेंट के बाद जिस रेट ऑफ रिटर्न से मेरा बढ़ेगा वो ये रेट ऑफ रिटर्न है। ये मेरा रिटायरमेंट एज रहेगा रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। और पोस्ट रिटायरमेंट के लिए मेरे पास कितना समय है? ये 25 ईयर्स, और मेरा कैश फ्लो बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं। तो फॉर्मूला में मैं यहाँ पे FX में मैं जाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढूंगा। ये अगर मैं गो करता हूं तो देखिए PV, अभी मैं PV को इस तरह से आपके सामने एक्सेल रहेगा। तो ये इसमें हम लोगों को करना क्या है? रेट। तो रेट क्या है? रिटायरमेंट के बाद मेरा पैसा और इन्फ्लेशन दोनों को मैंने जो फैक्टर किया है वो रेट ऑफ रिटर्न मैं इसको लूंगा, जो कि देखिए यहाँ पे मंथली में जो मैंने कंसिडर किया है इसको मैंने कंसिडरेशन में ला लिया है। एन पर की बात करते हैं तो एन पर में मेरा क्या आएगा? एन पर में देखिए कितने साल तक मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद। सो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है 25 साल है। तो इस 25 साल को मैं महीने में जब करना है मुझे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। ये एक पॉइंट है। अब मुझे महीने में पैसा चाहिए, हर महीने मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसके लिए जो है रेगुलर कैश फ्लोस के लिए मुझे ये PMT का यूज करना जरूरी है। तो मैं ये PMT माइनस
लेके मेरा, और यहाँ पे आप देखिए मैं ये रिटायरमेंट का जो अमाउंट है मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो ये मेरा रिटायरमेंट का अमाउंट आ जाएगा। और बाय द टाइम मैं मतलब 80 ईयर्स के करीब पहुंचूंगा, तब तक मेरे पास अगर पैसे ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है। महीने के शुरुआत में मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं उसको टाइप 1 करूंगा। तो अब यहाँ पे मुझे एक कैलकुलेशन आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन क्या बता रहा है मुझे, ये सारे एजम्पशंस को मैं ध्यान में जब रखता हूँ तो ये एजम्पशंस के तहत मेरा जो है रिटायरमेंट कॉर्पस मेरा 9 करोड़ 9.68 लैक्स मेरा पैसा मुझे एक्यूमुलेट करना है। तो शायद आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं इतना एक्यूमुलेट कैसे करूं। तो आपको समझना यही जरूरी है कि ये पैसा भले ही आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, बट आपको ये समझना है कि दिस अमाउंट विल टेक केयर, ये यहाँ पे मैं आपको लिख बताता हूँ, ये रिटायरमेंट कॉर्पस विल टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर होगा, ये दोनों चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटायरमेंट, इस रिटायरमेंट अमाउंट से। काफी क्रूशियल है और इस क्रूशियलिटी पे हम लोग और ध्यान देंगे। अब अगला अगला पॉइंट मेरे लिए ये है कि रिटायरमेंट कॉर्पस तो मुझे पता चल गया है 9.68 करोड़। तो अब मुझे ये देखना है कि एसआईपी कितने की स्टार्ट करनी है। एसआईपी, तो एसआईपी से पहले इन्वेस्टमेंट रेट, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको कितना एसआईपी करना है। तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हम लोग बहुत सारे लोग जो है पीपीएफ की बात करते हैं, तो 7.1% मैं लूंगा यहाँ पर, 7.1%। अब मुझे ये एसआईपी जानना है, तो एसआईपी के लिए मुझे फिर से ये मैं एक्सेल की तरफ जाऊंगा। अभी आज से मुझे कितना एसआईपी मुझे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मुझे पीएमटी का एक फॉर्मूला लगेगा, तो मैं उसको पीएमटी के फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा। तो पीएमटी के फॉर्मूला के लिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है, ये जो मैं इन्वेस्टमेंट रेट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 7.1, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद ये मेरा साल का है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। आप इसको कभी मत भूलिए, क्योंकि ये साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, महीने का हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12 आपने करना है। कितने साल बचे हैं आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपको पता चलेगा। ये वर्किंग लाइफ का 25 साल मुझे ध्यान रखना है, और मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा एन पर जो है देखिए 300 दिख रहा है यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी एक भी पैसा नहीं है, मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। और फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू मेरा रिटायरमेंट टारगेट है, और मेरा रिटायरमेंट टारगेट क्या है यहाँ पर 9.68 करोड़। और इन्वेस्टमेंट मैं महीने के शुरुआत में कर रहा हूँ क्या, इन्वेस्टमेंट महीने के बाद से मैं कर रहा हूँ, तो आखिरी में, तो मैं एंड ऑफ द मंथ अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो देखिए मुझे कितना एसआईपी लग रहा है। मेरा एसआईपी का अमाउंट 1,17,000 मंथली एसआईपी करना है। मतलब यहाँ पे मुझे ये सोचना है कि मेरा एज जो है, एज के साथ मेरा कॉर्पस भी मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेट गारंटी रिटर्न्स के हिसाब से अगर मैं प्लान करता हूँ, तो देखिए 7.1% के हिसाब से मेरा एसआईपी अमाउंट कितना है। इसी में अगर हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये अगर मैं 12 करता हूं, तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7.1 पे मेरा 1.1 मतलब 1,17,000 हो रहा था।
और यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो 12% मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न अगर आता है, तो आपका एसआईपी देखिए कितना फर्क पड़ जाता है, 51,000। इसमें हम और थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन ये है कि यदि आप 25 साल में आप रिटायर होते हो, तो आपका कैलकुलेशन देखिए 75,000 इनकम का आपका देखिए रिटायरमेंट के समय आपको 4,96,000, मतलब पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे आप देखिए मेरा पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ देखिए, ये भी 25 ईयर्स है, बट वर्किंग लाइफ मेरे पास 30 साल मिल गए मुझे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसआईपी, देखिए कितना फर्क आ गया है एसआईपी में। जल्दी शुरू करने के वजह से आपको कम एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, और आपके पास देखिए पैसा ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हो। भले ही टारगेट बहुत ज्यादा है 13 करोड़, बट इस 13 करोड़ को एक्यूमुलेट करने के लिए आपके पास जो है एसआईपी का, जो एसआईपी आपको जरूरत है एक्यूमुलेट करने की, तो ये आप देखिए। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, और रिटायरमेंट को ध्यान में रखने के लिए, और रिटायरमेंट की तरफ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आपका जो है ये 2 पॉइंट्स बेसिकली कौन ध्यान देगा, आप रिटायरमेंट मेडिकल एक्सपेंसेस कौन ध्यान देगा, और आपके लाइफस्टाइल को कौन मेंटेन करेगा। क्योंकि आप वर्किंग, जब आप काम कर रहे हो तभी आप सेव नहीं करते हो आपके लिए, तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास कैसा पैसा मिलेगा, तो उस वजह से आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। ये सब समस्याएं आपके समक्ष रहेंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग हमेशा आपको एक गाइडेंस की तरह से रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल आप करो, बट इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या टारगेट के लिए कितना रिस्क लेते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट्स पे आप आपके व्यूज बिल्कुल बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो डेफिनेटली मैं और भी आपको एजुकेटिव वीडियोस में मेरे चैनल पे आपको लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।